19 पे we have a question number 4 Flander. At 30th June 2011, Flander's receivables were 50 million. He decided to establish a doubtful debt allowance balance based on 5% of accounts balance at the statement of financial position date. He made the first allowance at 30th June 20. So he made the first allowance at 30th June 2011 for the following relates to the year ended 30th June 12 and 13 is as follows. Credit sales दी हुई है 12 and 13 की कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर दिया हुआ है और बैड डेट्स जो राइट ऑफ किए हैं वो दिए हुए हैं. ओके एंड राइट ऑफ द रिसीवेबल अकाउंट, द बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट. बज़ाहिर तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि रीइंस्टेट करने वाली कोई बात की हो. इसमें दो बातें हो सकती हैं बेटे, या तो इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट वो लिखना भूल गए या फिर सॉल्यूशन में उन्होंने कुछ गड़बड़ की है. क्योंकि बज़ाहिर देखें सीधी सी बात है, आपके पास रिसीवेबल्स हैं, ओपनिंग बैलेंस 50 मिलियन का, उसके ऊपर आपने 5% प्रोविज़न क्रिएट करनी है और ही मेड द फर्स्ट अलाउंस एट 30th जून. ये ओपनिंग बैलेंस पर ही आपकी प्रोविज़न 5% कैलकुलेट हो गई. दोनों बैलेंसेस आपके जो हैं वो 2012 मीन्स 1 जुलाई 2012 को ओपनिंग बैलेंस के तौर पे ब्रॉड फॉरवर्ड होंगे. क्रेडिट सेल्स डेबिट में लिखी जाएंगी डेटर्स अकाउंट के. कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट में लिखा जाएगा. बैड डेट्स जो राइट ऑफ हुए हैं क्रेडिट में लिखे जाएंगे और आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा, उस पर आप प्रोविज़न क्रिएट करेंगे. इंक्रीज़ डिक्रीज़ को बैड डेट्स में इम्पैक्ट देंगे. अगले साल में चले जाएंगे, अगले साल में फिर आपके पास सेल्स, कैश रिसीव और बैड डेट्स हैं और सिंपल आपकी प्रोविज़न क्रिएट होती है. तो बज़ाहिर तो बेटे मुझे बिल्कुल इसमें कोई ऐसी बात रीइंस्टेट करने वाली नज़र नहीं आती. तो आई ट्रस्ट के आप लोगों ने जिस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, बी कॉन्फिडेंट दैट इज़ करेक्ट. ओके बेटा. सर एक और क्वेश्चन है. जी बेटा. सर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 में जी बेटा. पेज 290 290 219 अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 219 जी बेटा बोलिएगा. सर यहाँ पे जो वैल्यूज हैं सब थाउजेंड्स में दी हुई हैं, लेकिन यहाँ नीचे डाउटफुल डेट्स अलाउंस ऑफ 1 जनवरी 2010 10,000 लिखा हुआ. सर इसे भी हम थाउजेंड्स में कंसीडर करेंगे या 10,000 ही होगा? ये देखो असूलन तो ये 10,000 ही होगा. इसको रुपीज़ इन थाउजेंड जब लिखेंगे तो सिर्फ 10 लिखेंगे. लेकिन जो इसकी सिचुएशन नज़र आ रही है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एस्टिमेटेड बैड डेट्स जो हों वो तो आपके 1,860 हों और उसके अगेंस्ट जो डाउटफुल डेट हों वो सिर्फ 10 हों. ओके. और अगर थाउजेंड्स में लिख रहे हों तो भी ये बड़ी डिस्टॉर्टेड किस्म की अमाउंट आ रही है. एनीवेज़ आप इसको डाउटफुल डेट्स को 10,000 की बजाय 10 ही लेंगे एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट में. उसकी रीज़न ये है कि जब उसने कह दिया कि इधर डिनोमिनेशन रुपीज़ इन थाउजेंड है तो आपको फिर उसकी पैटर्न को लेकर चलना होगा जो पैटर्न उसने कहा है. ऐसी सूरत में 10,000 को आप ऊपर रुपीज़ इन थाउजेंड जब लिखेंगे तो नीचे उसके आप 10 लिखेंगे. तो होमर वाला क्वेश्चन जो है वो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ. होमर कमेंस ट्रेडिंग ऑन 1st of April 2010. ही extracted
the following list of balances from his sales ledger. ओके बेटे, जब हम सेल्स लेजर कहते हैं तो सेल्स लेजर का क्या मतलब होता है, ये ज़रा बात समझ लो। ओके, ये बात पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ। बिस्मिल्लाह। एक है लफ्ज़ सिर्फ सेल्स लेजर, एक है लफ्ज़ सेल्स लेजर अकाउंट, एक है लफ्ज़ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये टर्मिनोलॉजी समझना बेटे आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने ये वाली टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है जब हमने डेटर्स कंट्रोल अकाउंट और क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट्स को स्टडी करना है। लेकिन चूँकि बैड डेट्स वाले चैप्टर में ख़ास तौर पे हम डेटर्स के साथ डील कर रहे होते हैं, इसलिए वो अमूमन बैड डेट्स के चैप्टर में सेल्स लेजर का तज़किरा कर दिया करता है। सेल्स लेजर इज़ a subsidiary ledger for sundry debtors. Sundry debtors. Okay. जब हम बात सब्सिडरी लेजर की करते हैं तो सब्सिडरी का लेजर का मतलब है एक मेमोरेंडम लेजर। थोड़ा सा आपको अपनी अंग्रेज़ी को यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। सब्सिडरी का बेटे मतलब होता है ज़ैली विच कम्स अंडर समथिंग। ओके, सब्सिडियरी जैसे सबॉर्डिनेट होता है कि जी आपका जूनियर एम्प्लॉय आपके तहत जो काम कर रहा है। ओके, तहत। अब असल में आप लोगों के साथ मसला ये है कि ना तो आप लोगों ने अपनी इंग्लिश को ठीक किया हुआ, ना ही उर्दू को ठीक किया हुआ। ये ऐसा ज़माना इस वक्त आ गया है हमारे एजुकेशन सिस्टम की बदौलत कि हमारे बच्चों की ना इंग्लिश ठीक है ना उर्दू ठीक है, समझ नहीं आती कि उनसे किस ज़ुबान में बात की जाए। शर्मिंदगी है वैसे ये बेटा आप लोगों के लिए। अल्लाह ताला आपको इस शर्म के करने की तौफीक दे रियली। ज़ैली या तहत मीन्स समथिंग विच कम्स अंडर यू। तो सब्सिडरी लेजर मीन्स आपका जो मेन लेजर है उसके अंडर कोई एक लेजर बनाया जाता है, जिसको सब्सिडरी लेजर फॉर डेटर्स कहते हैं या मेमोरेंडम लेजर फॉर अकाउंट्स रिसीवेबल भी आप कह लें। बात एक ही है, आप भले सब्सिडरी लेजर फॉर अकाउंट्स रिसीवेबल कहें या आप मेमोरेंडम लेजर फॉर सन्ड्रे डेटर्स कहें, बात एक ही है। सन्ड्रे का मतलब होता है मुख्तलिफ। ये मैं इसलिए ये काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये टफ़ टाइम मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से मिलता है कि सर सन्ड्री पता नहीं क्या कहा हुआ था उसने, ठीक है, और हमें तो पता ही नहीं था एग्जामिनेशन में कि सन्ड्री का क्या मतलब है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला आपको इस पर शर्मिंदा होने की तौफीक दे और अपनी डिक्शनरीज़ को यूज़ करें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको आप डिक्शनरी से कंसल्ट करके अपनी वोकेबलरी को बढ़ाएं, उर्दू की भी और इंग्लिश की भी। होता ये है कि हम अपने अकाउंटिंग सिस्टम में, मुझे अब ये कुछ थोड़ा सा तमहीद इसलिए बांधना पड़ रही है कि
अगर आप ये इस तरह से नहीं समझेंगे तो एग्जामिनेशन में एक डिसास्टर होगा आपके लिए। अकाउंटिंग सिस्टम में हमारे पास एक जर्नल होता है और जर्नल से चीज़ें जो हैं वो लेजर में पोस्ट होती हैं। ये लेजर दो तरह के होते हैं, एक मेन लेजर और दूसरे सब्सिडरी लेजर। मेन लेजर वो लेजर होता है जिससे आप ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट करते हैं। मीन्स तमाम अकाउंटिंग हेड्स आपके एसेट से मुतल्लक हों, एक्सपेंस से मुतल्लक हों, इनकम से मुतल्लक हों, लायबिलिटीज से मुतल्लक हों या ओनर्स इक्विटी से मुतल्लक हों, वो तमाम अकाउंटिंग हेड्स आपको ट्रायल बैलेंस में नज़र आ जाते हैं मेन लेजर से होते हुए। जर्नल से उसको हम मेन लेजर में पोस्ट करते हैं और ट्रायल बैलेंस बना दिया जाता है। सब्सिडरी लेजर जो होते हैं उनका कोई ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जाता है, इनको मेमोरेंडम के तौर पे अपने पास रखा जाता है। मेमोरेंडम का मतलब होता है याददाश्त। आप इसको याददाश्त के तौर पे अपने पास रखते हैं। मेमोरेंडम मीन्स याददाश्त। हम मेमोरेंडम लेजर नॉर्मली बनाते हैं अपने अकाउंट्स रिसीवेबल्स के लिए, जिनको हमने सेल्स की होती हैं, और अकाउंट्स पेएबल्स के लिए जिनसे हमने परचेज की हुई होती हैं। सब्सिडरी लेजर और भी बहुत से हेड्स के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन आप यूँ समझ लीजिए कि जो आपका सिलेबस है उसमें अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ सेल्स और परचेज़ के लिए सब्सिडरी लेजर्स बनाए जा रहे हैं। आप जैसे जैसे बड़े होंगे, मज़ीद एडवांस लेवल पे अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि हमें और किन किन अकाउंटिंग हेड्स के लिए मेमोरेंडम रिकॉर्ड मेंटेन करना होते हैं। क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई डू वी मेंटेन मेमोरेंडम रिकॉर्ड, व्हाई डू वी मेंटेन सब्सिडरी लेजर्स। जब ट्रायल बैलेंस बन गया तो ट्रायल बैलेंस से डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएंगी, यानी कि बैलेंस शीट बन जाएगी और इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी। तो अब हमें अल्टीमेटली तो बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज ही चाहिए होती है ना। तो हम अब फर्दर सब्सिडरी लेजर क्यों बना रहे हैं? देखो बेटे, हमारे पास डेटर्स बेशुमार होते हैं, बेशुमार क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं जिनको हमने उधार पर गुड्स या सर्विसेज सेल कर रखी होती हैं और उनसे पैसे लेना होते हैं। हम मेन लेजर में एक अकाउंट ओपन करते हैं, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट या टोटल डेटर्स अकाउंट का एक लेजर अकाउंट ओपन करते हैं। वो एक लेजर अकाउंट जो है वो अल्टीमेटली जब ट्रायल बैलेंस में अपीयर होता है तो वो टोटल डेटर्स के बैलेंस को शो कर रहा होता है, और हम बैलेंस शीट में उसको जब लेकर जाते हैं तो हम कहते हैं टोटल डेटर से इतनी अमाउंट रिसीवेबल है, हमारा मसला हल हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास 100 नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं और उनसे हमने अमाउंट रिसीव करनी है, हमें नहीं पता चल सकेगा कि किस शख्स से कितने पैसे रिसीव करने हैं। उसके लिए हमें एक मेमोरेंडम रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। तो जो मेमोरेंडम रिकॉर्ड
हम मेंटेन करते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल के लिए, उसको हम कहते हैं सेल्स लेजर। वो लेजर जो कि, अब लेजर याद रखिएगा किताब को कहते हैं, लेजर अकाउंट उस टी अकाउंट को कहते हैं। ये बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, लेजर इज़ अ बुक, okay, and ledger account is the T account। ठीक है बेटा, इज द टी अकाउंट। तो ये बात समझ लीजिए कि जब लफ्ज़ लेजर यूज़ हो रहा है तो उसका मतलब किताब है, जब लफ्ज़ लेजर अकाउंट यूज़ हो रहा है तो उसका मतलब टी अकाउंट है। ठीक बात। वेल, तो यहाँ पर अगर वो सेल्स लेजर अकाउंट की बात करे तो वो सेल्स इनकम का टी अकाउंट है जिसकी वो बात कर रहा है। ठीक है, सेल्स लेजर अकाउंट सेल्स इनकम का टी अकाउंट, ऑलराइट। और जब वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की बात करे, जो मैंने आपको यहाँ पर सेल लेजर बताया, उस सेल्स लेजर में बेशुमार इंडिविजुअल डेटर्स होंगे। यहाँ पर बेशुमार इंडिविजुअल डेटर्स बैलेंस होंगे, ओके। और परचेज लेजर में बेशुमार इंडिविजुअल क्रेडिटर्स बैलेंस मौजूद होंगे। ठीक है, परचेज लेजर में। तो लेजर एक किताब है जिसमें बेशुमार इंडिविजुअल अकाउंट्स मौजूद होंगे। अगर वो सेल्स लेजर है तो उसमें डेटर्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स ओपन किए होंगे हमने। अगर वो परचेज लेजर है तो उसमें हमने क्रेडिटर्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स ओपन किए होंगे। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे सेल्स लेजर अकाउंट की, तो सेल्स लेजर अकाउंट का मतलब होगा मेन लेजर में जो सेल्स इनकम अकाउंट maintained in the main ledger। हमारे मेन लेजर में जो सेल्स की इनकम का टी अकाउंट बना हुआ है। और जब सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की बात हो रही होगी तो उसका मतलब होगा टोटल डेटर्स और accounts receivable account appearing or maintained in। तो बेटे ये तीन टर्मिनोलॉजी ज़हन में रख लीजिएगा, सेल्स लेजर अकाउंट, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो अगर वो कहीं पर सेल्स लेजर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो सब्सिडरी की बात कर रहा है। सेल्स लेजर में अगर वो कहे कि एक लिस्ट बनी हुई थी तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस लिस्ट में डिफरेंट बैलेंसेस देख रहे हैं। तो सेल्स लेजर में बेटे कौन से बैलेंसेस हम देखेंगे? सेल्स लेजर में हम डेटर्स के बैलेंस देख रहे होंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल के। सेल्स लेजर अकाउंट की अगर बात करें तो भाई सेल्स लेजर अकाउंट तो एक इनकम का अकाउंट है। और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की अगर बात करें तो वो टोटल डेटर्स का अकाउंट है जो कि मेंटेन हो रहा है मेन लेजर के अंदर, और वहाँ से वो चीज़ कहाँ जाएगी? ट्रायल बैलेंस में। ये बात मैंने बेटे आप लोगों को थोड़ा सा एक अकाउंटिंग सिस्टम समझाना था। आई ट्रस्ट के इस पर आप लोगों को क्लियर हो गई होगी बात।
अगर आपको अब भी कुछ पूछना है तो फौरी तौर पर इससे मुतल्लक पूछिए, ताकि मैं जब क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। जी, एनीवन इन द क्लास प्लीज़। बहरहाल ये हमने सारा टॉपिक डिटेल से डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में भी पढ़ना है, जो चैप्टर हम पढ़ेंगे कंट्रोल अकाउंट्स का। लेकिन यहाँ पर इसको समझाने की ज़रूरत इसलिए थी कि बैड डेट्स का ताल्लुक बहरहाल डेटर्स के साथ है। वो ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकता है क्वेश्चन के अंदर कि सेल्स लेजर से ये बैलेंसेस आए, या सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का ये बैलेंस है, या सेल्स अकाउंट हमारा ये अमाउंट बता रहा है। ओके, यहाँ पे एक और आपको मैं ज़िक्र करता चलूँ, एक और बुक का भी अमूमन ज़िक्र होगा, वो होगा सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक, यार, सेल्स डे बुक और सेल्स जर्नल। तो सेल्स डे बुक या सेल्स जर्नल क्या है? ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। ठीक है, जो कि किसके लिए रिकॉर्ड बनाती है? कौन सा रिकॉर्ड बनाती है? फॉर क्रेडिट सेल्स ओनली। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सेल्स जर्नल या सेल्स डे बुक। तो सेल्स के नाम से ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपको मिलेंगे जो कि एग्जामिनेशन में आपको बॉदर कर सकते हैं। और सेम यही चीज़ कोर्स से सुनना, अब मैं क्या बोलने लगा हूँ, सेम यही टर्मिनोलॉजी आपको परचेजेस के लिए भी मिलेगी। परचेज लेजर, परचेज लेजर अकाउंट, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, परचेज डे बुक या परचेज जर्नल। तो यू मस्ट नो कि वो क्या कहना चाह रहा है। परचेज लेजर का मतलब होगा एक याददाश्ती सब्सिडरी लेजर फॉर योर परचेजेस और सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, और उसका जो परचेज लेजर अकाउंट होगा उसका मतलब होगा कि वो परचेजेस का एक्सपेंस अकाउंट है। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का मतलब होगा टोटल क्रेडिटर्स का अकाउंट, टोटल अकाउंट्स पेबल का अकाउंट, जो कि मेन लेजर में बनता है, जो अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस में जाता है। और परचेज डे बुक का मतलब जहाँ पे क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड हुई हुई होती हैं। तो एक्सक्यूज मी, एनीवेज ये बात मैंने आपसे सेल्स के रेफरेंस में इसलिए की कि इसका ताल्लुक डेटर से जुड़ता है। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम माय स्टूडेंट साइड? ओके, इफ़ इट्स ओके, तो अब मैं आपको ये टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा कि होमर कमेंस्ड ट्रेडिंग ऑन 1 अप्रैल 2010, ये उसका डेट ऑफ कमेंसमेंट है। ही एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंसेज, लिस्ट ऑफ बैलेंसेज उसके पास हैं फ्रॉम द सेल्स लेजर। अब सेल्स लेजर मैंने आपको बताया कि ये हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल का सब्सिडरी लेजर है, एक मेमोरेंडम रिकॉर्ड है। बेशुमार हमारे पास डेटर्स थे, वो एक बाट था, एक लीज़ा और एक अदर्स, उसने अदर्स का नाम दे दिया। उन बेशुमार में ये दो ख़ास तौर पे उसने नाम दिए हैं, इसका मतलब इसके बारे में कोई ख़ास बात करना होगी उसने, और बाकी उसने अदर्स अकाउंट्स रिसीवेबल कह दिए। यहाँ पे लफ्ज़ सन्ड्री भी कह सकता था, मिसलेनियस भी कह सकता था। ओके, तो टोटल उसके पास जो डेटर्स हैं जो कि ट्रायल बैलेंस में नज़र आएंगे वो 6.9 मिलियन के नज़र आएंगे। इन द ईयर टू 31 मार्च 2011, ओके, जो साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2010 को, वो साल ओबियसली आपका कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च 2011 को। बट एमिग्रेटेड लीविंग न्यूमरस डेटर्स, बहुत से डेटर्स उसने उधर छोड़ के इमिग्रेट कर दिया। लीविंग न्यूमरस डेटर्स, बहुत से डेटर्स जो हैं वो उधर, न्यूमरस डेट्स उधर पड़े हुए हैं। ये बार्ट है जिससे हमने लेने थे 2 लाख रुपया। उसने बहुत से डेट्स, सॉरी मैं गलत डेटर बोल रहा था, बहुत से डेट्स वो छोड़ के माइग्रेट कर गया। लीज़ा इज़ डिस्प्यूटिंग सर्टेन इनवाइसेस। लीज़ा क्या कहती है, यह बार्ट
और लीज़ा, ये दोनों हमारे डेटर्स हैं इस बैलेंस पर। बाट से हमने लेने हैं 200,000, लीज़ा से लेने हैं हमने 400,000। लीज़ा क्या कहती है, इस डिस्प्यूटिंग सर्टन इनवाइसेस ऑफ अमाउंटिंग 100,000। लीज़ा कह रही है कि वो 1,00,000 रुपया मैंने नहीं देना, एक डिस्प्यूट में आ गई, विच हैव बीन आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स, 6 महीने से हमने उससे पैसे लेने और वो पैसे नहीं दे रही थी उसे 1,00,000 रुपये पे। होमर, जो आपकी कंपनी है जिसके आप अकाउंटेंट हैं, estimates that Lisa will eventually pay half the disputed amount. Okay, Lisa half the disputed amount पे कर सकेगी। मैं ज़रा अपने बच्चों को इन्वॉल्व करूं। जी फैसल रज़ा, क्या समझ आती है आपको लीज़ा वाले केस में? फैसल रज़ा, सो रहे हो जाग रहे हो? जी सर। क्या समझ आती है जाग रहा हूँ सर, जाग रहा हूँ। लीज़ा वाले केस में? बताओ क्या समझ आती है? सर लीजा ने वो मतलब एक तरह से उसका डेट ही है लेकिन वो दे नहीं रही तो ऑफ हो जाएगा। लीज़ा से टोटल कितने पैसे लेने थे आपने? 400,000। झगड़ा किस पर है? अब वो 1,00,000 के ऊपर से 1,00,000 पे प्रोविजन 50,000 की डेट। नहीं, झगड़ा 1,00,000 का है, लेकिन हमें क्या लगता है, हमारी एस्टिमेशन क्या है? हमें लगता है कि वो 50,000 देगी। अच्छा, बाकी 50,000 जो है हमें अंदाज़ा हो रहा है कि डूब जाएंगे। जी सर। यस ओके, सर। तो इसका मतलब है कि हमें अलाउंस जो क्रिएट करना चाहिए लीज़ा के डेट्स के अगेंस्ट, वो कितनी अमाउंट का क्रिएट करना चाहिए? 50,000। गुड, ये लॉजिक समझ आती है बेटा? यस सर। 50,000 की लॉजिक क्लियर है। ओके, in the year 31st March 2012 the sales ledger listing, अब अगेन लफ्ज़ आ गया ना सेल्स लेजर, जिस पे मैंने आपको 10-15 मिनट लगा के बात समझाई है। सेल्स लेजर जो मेमोरेंडम रिकॉर्ड है जिसमें हमारे डेटर्स लिखे होते हैं, उसकी लिस्ट में हमारे पास अब मैगी है, मार्क है और लीज़ा है और अदर्स हैं। ओके, बार्ट तो भाग गया ना, बार्ट माइग्रेट कर गया, बहुत से डेट्स छोड़ के भाग गया। अब इसके बारे में मैनेजमेंट ने फ़िलहाल कोई डिसीजन नहीं लिया कि बार्ट का बैलेंस जो है राइट ऑफ करना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर है कि वो भाग गया। इस पे अगर हम प्रोविज़न क्रिएट करते हैं, अलाउंस क्रिएट करते हैं, तो हमें 100% की प्रोविज़न, लीज़ा के केस में हमने 50% की प्रोविज़न क्रिएट की थी। बार्ट के केस में अभी तक जितना मैंने सवाल पढ़ा है, नज़र ये आ रहा है कि हमें 100% की प्रोविज़न क्रिएट करना होगी, या फिर मैनेजमेंट ये डिसीजन लेगी कि इसको 100% को राइट ऑफ कर दो, बैड कर दो इसको, कि ये तो बंदा पैसे ही नहीं देगा। तो ये मैनेजमेंट का डिसीजन होगा। अगर मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि इसको बैड कर दो तो हम बैड कर देंगे। अगर मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि 100% पे प्रोविज़न क्रिएट करो तो हम इसको 100% पे प्रोविज़न क्रिएट करेंगे बार्ट के बैलेंस के अगेंस्ट, जैसे हमने लीज़ा के बैलेंस के अगेंस्ट 50% ऑफ द डिस्प्यूटेड इनवाइस को हमने प्रोविज़न में लेकर आए। अब अगला साल आया जिसमें कि मैगी, मार्ज और लीज़ा ये हमारे डेटर्स हैं। मैगी के बारे में कहता है कि हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट एंड हर डेट इज़ टू बी रिटन ऑफ। देखें जी, अब मैगी के बारे में मैनेजमेंट ने डिसाइड कर दिया कि इसको राइट ऑफ करना। बार्ट के बारे में नहीं कहा था फ़िलहाल। मार्च इज़ एक्सपीरियंसिंग कैश फ्लो डिफ़िकल्टीज़। होमर कंसिडर्स के 50% अलाउंस टू बी अप्रोप्रिएट। उसके 50% अलाउंस मार्च के ये जो बैलेंस है हमारे पास 400,000, उसके अगेंस्ट 50% हम अलाउंस ले लेंगे। होमर इज़ नो लॉन्गर सप्लाइंग गुड्स टू लीज़ा। उसने लीज़ा के साथ नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि मैं अब आपको बिल्कुल भी गुड सेल नहीं करूँगा। द बैलेंस विच इज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ लास्ट ईयर्स डिस्प्यूटेड इनवाइस इज़ टू बी रिटन ऑफ। जो बैलेंस लास्ट ईयर की इनवाइस में डिस्प्यूट था उसको कह रहे राइट ऑफ कर दो। मीन्स 100,000 का बैलेंस राइट ऑफ करेंगे या 50,000 का बैलेंस राइट ऑफ करेंगे? अगेन फैसल रज़ा, मियाँ फैसल बैठा हुआ है? मियाँ फैसल बैठा हुआ है? जी सर। जी मियाँ फैसल, आप बताओ। जी सर। जी जी बेटे, 100,000 का बैलेंस
हम करेंगे राइट ऑफ या 50,000 का बैलेंस राइट ऑफ करेंगे? सर सारे ही करेंगे जितना भी उसका है, जिसका डिस्प्यूटेड जितना उसका इनवाइस का डिस्प्यूट था 100, तो उसको हम करेंगे। शाबाश बेटा, डिस्प्यूटेड करें। शाबाश। In the year 31st March 2013, total receivables per the sales ledger listing are 7.5. टोटल रिसीवेबल, देखो उसके अल्फाज उसने बड़े सादगी में बोला यहाँ। उसने कहा टोटल रिसीवेबल एज पर द सेल्स लेजर, और अगर वो थोड़ा सा फनकारी दिखाता तो कह सकता था कि सेल्स लेजर लिस्टिंग शोज 7.5 मिलियन, वो टोटल रिसीवेबल की बात ही ना करता, बात अंडरस्टूड हो जाती, क्योंकि सेल्स लेजर मैंने आपको बताया है कि वो टोटल रिसीवेबल के बारे में ही बैलेंस बताएगा। एट 31st March 13 देयर आर नो डेट्स रिक्वायरिंग स्पेसिफिक अलाउंस एंड 50,000 हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम मैगी। हमें मैगी से 50,000 रिसीव हो गया। एज्यूमिंग द होमवर्क रिक्वायर्स अ जनरल allowance of doubtful debts 5%. Write up the bad debts and doubtful debt expense and allowance account for the 3 years 31st March 2013. क्वेश्चन समझ में आ गया मेरे बच्चों को? जी सर। ओके, इसको मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से अभी सॉल्व करना शुरू करें, और मैं भी इसको बोर्ड पे सॉल्व करना शुरू करता हूँ। और फिर दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ये कि मैं थोड़ा सा स्पीड बनाऊं इसको, मैं इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क के तौर पे आपको दे दूं और अगला एक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करना शुरू करूं। और दूसरा ये हो सकता है कि मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करवा दूं। बताइए, स्पीड अमूमन बच्चों को अच्छी नहीं लगती। होमवर्क पहले वाला ठीक है, होमवर्क दे दो। ये होमवर्क दे दूं? सर होमवर्क दे दें। चलें, तो ये क्वेश्चन जो है ये अगर किसी बच्चे को अभी आंख खुली है कि ओए ले वही है कि सर ने तो होमवर्क दे दिया, तो वो मुझसे पूछ सकता है कि सर ज़रा प्लीज़ रिपीट कर दें किसी कॉन्सेप्ट को जो कि वो उसने सही तरीके से नहीं सुना था। कह रहा है टोटल रिसीवेबल एज़ पर द सेल्स लेजर इज़ 7.5 मिलियन। ये टोटल रिसीवेबल आपका 31st मार्च को 7.5 मिलियन का। ओके, अब वो 31st मार्च को जो बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि हमारे पास ये देखिए 2011 के ये बैलेंसेस हैं, 2012 के ये बैलेंसेस हैं, और 2013 के ये बैलेंसेस हैं। अब इन बैलेंसेस में वो अमाउंट्स शामिल हैं। कह रहा है इन द ईयर 2013 ये देयर आर नो डेट्स रिक्वायर्ड स्पेसिफिक। इस 2013 की बात, ये जो 1 2 3 पॉइंट्स हैं ये 2013 के पॉइंट्स हैं। ओके, कहते हैं इसमें कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। जैसे इधर बार्ट और लीज़ा की स्पेसिफिक प्रोविजन थी, बार्ट की 100% प्रोविजन लेनी थी, लीज़ा की हमने 50,000 प्रोविजन ली है। मैगी, माग और लीज़ा के बारे में उसने बताया हुआ था। यहाँ पर उसने इसलिए अलग से बैलेंसेस नहीं 2013 में बताए कि यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ वो कह रहा है कि 50,000 हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम मैगी। अब ये 50,000 मैगी से जो रिसीव हुआ उसके बारे में वो बात कर रहा है, और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये रिसीव हो चुका है 7.5 मिलियन का बैलेंस कैलकुलेट करने से पहले। फ़िलहाल तो मुझे ऐसा ही समझ आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर उसने और कुछ भी फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो वो जो रिसीव हो चुका है वो ठीक है, वो रिसीव हो चुका है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। और प्रोविजन जो आपका क्लोजिंग बैलेंस 7.5 का है उस पर क्रिएट होगी, क्योंकि देखो वो बात जब कर रहे हैं ना कि रिसीवेबल हमने जो लिए हैं सेल्स लेजर की लिस्ट से उठाए 7.5 मिलियन के, तो सेल्स लेजर में मैगी का जो सब्सिडरी लेजर अकाउंट बना होगा उसमें 50,000 डेफिनेटली अकाउंट फॉर हो चुके होंगे, और उसकी मैगी का जो फाइनल बैलेंस होगा वो उसमें नज़र आ रहा है 7.5 मिलियन के टोटल बैलेंसेस के अंदर। इसलिए फ़र्दर उसको अकाउंट फॉर करने की ज़रूरत नहीं है, जो फ़िलहाल यहाँ से चीज़ समझ आती है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट आपके जहन में है इससे मुतल्लक तो बताइए।
यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि 7.5 मिलियन पे हम 5% वाला जो अलाउंस है वो नहीं अप्लाई करेंगे? नहीं नहीं, इस पर सिर्फ 5% का अलाउंस अप्लाई करेंगे, इसमें मैगी का 50,000 लेस नहीं करेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। 7.5 पे आप डायरेक्टली 5% का अलाउंस अप्लाई करके आप क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेंगे। ओके, सही है। ऑलराइट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा जी, क्या कह रही हैं सवेरा आप कि इसका मतलब है कि उन्होंने टोटल रिसीवेबल जो लिखे हैं वो ऑलरेडी उसमें 50,000 निकाल के, जी हाँ ऐसा ही है बेटे, 7.5 मिलियन जो उसने लिए हैं वो चूँकि लिस्ट सेल्स लेजर की लिस्ट से लिए हैं, और ये अंडरस्टूड हो रहा है कि मैगी से जो कैश रिसीव हुआ होगा वो उसके अपने लेजर अकाउंट में क्रेडिट हो चुका होगा, तब जाके 7.5 मिलियन का बैलेंस आया, इसलिए फ़र्दर उसको नहीं लेस करना क्योंकि उसने कुछ ऐसा कहा नहीं हुआ। ठीक है बेटा, गुड लक। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन नंबर 6, हमने पहले क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया था, आई गेस नहीं किया हुआ। वेल, कहता है कि इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग ऑन 31 December 2011 लोपेज मेड क्रेडिट सेल्स ऑफ 200,000 एंड रिसीव्ड 150 फ्रॉम हिज क्रेडिट कस्टमर्स। 200,000 की सेल हुई, अब जरा अटेंटिव रहना, और 150 का कैश रिसीव हुआ। साकिब आप बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना नज़र आएगा? साकिब कहाँ चला गया? सकलैन, हाँ साकिब बोलो। 200,000 की सेल हुई, 150 रिसीव हुआ, तो बाकी बैलेंस कितना बनता है लोपेस का? 50 सर। 50, ओके। At the end of the year, he decided to write off Ludmila's debt of 8,000. Make a specific allowance for Joseph debt totaling 3.5 and create a general allowance of 5% of remaining trade receivables. Saklan, are you there? यस सर। सकलैन मुझे बताओ कि ये जो डेटर अकाउंट आप बनाएंगे उसमें बैड डेट्स कितने नज़र आएंगे? सर 4,500। बैड डेट्स जो हमने राइट ऑफ किए होंगे कितने होंगे? इसमें कोई भी नहीं। अल्लाह ताला तो कोई भी नहीं किया। अल्लाह ताला आपको हदायत दे कि आंखें खोल कर आप, अल्लाह ताला आपको हदायत दे सकलैन। सब बच्चे बेटे सकलैन के लिए दुआ किया करो ख़ास कि अल्लाह ताला सकलैन को हदायत दे, और जब आप सब बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने तो सकलैन भी साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए। ये कहीं आपको दूर से देखकर हॉल में बैठ के तालियां ना बजा रहा हो और रो ना रहा हो कि काश मैंने आंखें खोल के लेक्चर्स लिए होते तो मैं भी आज चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता और मैं भी ग्रेजुएशन सेरेमनी में बड़े जनाब फ़ख्र से इस वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सर्टिफिकेट हासिल कर रहा होता। तो आप सब बेटे सकलैन के लिए ख़ास दुआ किया करो, आप लोगों की दुआएं जो होंगी अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेंगे। आगे चलते हैं। कहता है कि मेक अ स्पेसिफिक अलाउंस। अब मुझे बताओ डेटर्स जिसको हमने टोटल हमारे पास सेल्स थी 200,000 की, अब बिल्कुल दिमाग खोल के सब बच्चे सुने, किसी से भी मैं सवाल कर सकता हूँ। 200,000 की सेल्स थी, 150 कैश रिसीव हुआ, 8,000 का बैड हुआ, कैरी फॉरवर्ड बैलेंस ऑफ डेटर्स हमारे पास कितना है? मोहम्मद कामरान, मोहम्मद कामरान, उमैर बशारत, कैरी फॉरवर्ड बैलेंस ऑफ डेटर्स बताएं कितना है ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 12 में। ये बच्चे कहाँ गए हुए हैं? राना अब्दुल्ला जी बेटे, कितना बैलेंस है कैरी फॉरवर्ड डेटर्स का?
कैरी फॉरवर्ड बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर्स बेटे ऑन 31 दिसंबर 2011 अकाउंट्स रिसीवेबल्स का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस। 50,000 जी बेटे ऊंची बोलो ज़रा। 42,000 आप पता कर लो। हाँ ये आपने अब पढ़ा है ना हमज़ा यूनस की और सवेरा की जो चैट है nalac.com। मैं यार आप लोगों की ये जो है ना लापरवाही, इसके लिए मैं परेशान भी हूँ और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को थोड़ा सा तवज्जो के साथ 3 ट्रांजैक्शंस का क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकाल सकते आप यार। इस वक्त यकीन करो मैं क्लासरूम में होता तो एक पटाख करके आवाज़ आती। सबसे पहले तो स्क्लैन के जनाब जो है ना ऊपर खच्चे उड़ा देता मैं, और उसके बाद ये इसके। सर मैंने राइट ऑफ नहीं पढ़ा था। खबरदार। उसके बाद कहता है मेक अ स्पेसिफिक अलाउंस फॉर जोसेफ डेट टोटलिंग 3.5 एंड क्रिएट अ जनरल प्रोविजन ऑफ 5%। रुवैम आर यू देयर? जी सर। कैरी फॉरवर्ड बैलेंस ऑफ डेटर्स आपके पास कितना आया? सर 42 आया था पिछली ठीक है 42 के ऊपर आप बताएं टोटल प्रोविजन क्या होगी यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद। ये जो इस वक्त ब्लू हाईलाइटेड आपको नज़र आ रहा है, यहाँ तक पढ़ने के बाद आप मुझे बताएं कि 42,000 पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या कैलकुलेट करेंगे आप? सर ट्राई करता हूँ। जी बेटे रुवैम। मानूर जाहिद। अब्दुल हादी। जी मानूर बताओ बेटे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस क्या आएगा अगेंस्ट द कैरी फॉरवर्ड बैलेंस ऑफ 42,000? सर इसमें पहले स्पेसिफिक अलाउंस लेंगे 3,500, उसके बाद सर जो जनरल अलाउंस होगा वो सिर्फ 5% होगा पूरी जो जितना भी दायरे। ठीक है बेटे मुझे अमाउंट मालूम करना है। टेल मी द अमाउंट। सर वेट अ मिनट मैं कैलकुलेट। अहमद बिन इशफाक गलत है बेटे आपकी। सर आई थिंक 5425। ये कौन बच्चा बोल रहा है? यस सर। सर हमजा। हमजा शाबाश बेटे एक्सीलेंट एक्सीलेंट 5425। 55 सब बच्चे अपना कैलकुलेटर ज़रा यूज़ करें। मैं जानबूझकर इसको नहीं लिख रहा और आप लोगों के दिमाग के साथ मैं इस वक्त खेलना चाह रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि 200,000 की सेल्स की क्रेडिट सेल्स, 150 रिसीव हो गए, बाकी 50,000 रिसीवेबल है, उसमें से 8,000 बैड हो गए, 42,000 का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है। अब 42,000 के कैरी फॉरवर्ड बैलेंस के अगेंस्ट जब आपने प्रोविज़न क्रिएट करनी है तो 3,500 तो प्रोविज़न 100% क्रिएट करनी है। ठीक है, एक स्पेसिफिक प्रोविज़न अलाउंस फॉर जोसेफ जो है आपने 3,500 स्पेसिफिक प्रोविज़न 100% उस पर कैलकुलेट करना है, और बाकी का जो आपका 42,000 में से 3,500 जब लेस करेंगे आप तो क्या अमाउंट बचती है? 38,500। उस 38,500 पर आप जो 5% कैलकुलेट करेंगे वो 1,950 होगा। उस 1,950 की प्रोविज़न और 3,500 की प्रोविज़न को आप टोटल करेंगे तो आपके पास जो प्रोविज़न की टोटल अमाउंट आएगी 5,425 आएगी। गॉट द पॉइंट? अब मैं सेकंड ईयर में जा रहा हूँ। अब सेकंड ईयर में मैं एंटर हो रहा हूँ। सब अटेंटिव होकर बैठें। सर ये पॉइंट प्लीज रिपीट कर दें, मुझे ये समझ नहीं आया। क्यों समझ नहीं आया मेरे पुत्र को? और किसको समझ नहीं आया? ये बेटे हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल है।
सेल्स हमारी हैं 200,000 की, कैश रिसीव हो रहा है 150,000 से, और बैड डेट्स हो रहे हैं हमारे 8,000 से, और कैरी फॉरवर्ड बैलेंस हमारे पास आ रहा है 42,000 का। खदीजा बेटी थी ना जिसको समझ नहीं आया था? जी सर। जी खदीजा, आप देखो बेटे, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब आप इंतहाई तवज्जो में रहना। देखो बेटे, ये कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है जिसके अगेंस्ट हमने प्रोविज़न क्रिएट करनी होती है। नॉर्मल सिचुएशन में हम डायरेक्टली इसका 5% लेते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि इसमें से जो 3500 है उसके बारे में अलग फ़ैसला करो, और जो 38,500 है, क्योंकि आपका टोटल 42,000 है ना, इन दोनों फिगर्स को टोटल करो, आपकी 42,000 की फ़िगर बनती है। इस पे अलग फ़ैसला करो। इसके बारे में कहता है कि इसके बारे में हमारा फ़ैसला है कि इसे 100% प्रोविज़न में शामिल करना है। ये आपकी अलाउंसेस की वर्किंग हो रही है। इसको 100% वो कह रहा है हमारे पास, हमें इस पर शक है, और इस पर हमें 5% का शक है कि 5% पैसे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे रिसीवेबल्स 3500 से क्रेडिट हो रहे हैं। नहीं बेटे, क्रेडिट नहीं हो रहे मेरा पुत्र, हम उस पर प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हैं, हम उस पर प्रोविज़न सेपरेटली लेजर में लिखे तो फिर क्रेडिट साइड नहीं मेरा बेटा, नहीं बेटा, इसको हमने सेपरेटली लेजर में नहीं लिखना। हम ये वाली जो प्रोविज़न का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है उसको वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है? ये हम सिर्फ वर्किंग बना रहे हैं, ये हम डेबिट क्रेडिट इसका नहीं कर रहे, बल्कि हम डेबिट क्रेडिट जो करेंगे इस वाली फिगर का करेंगे जो कि कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है। 100% 3800 लिख दिया। आई एम सॉरी, 3500 होगा। थैंक यू बेटे, थैंक्स फॉर करेक्टिंग। ठीक है, 5425 ये कैरी फॉरवर्ड बैलेंस किसका है? अलाउंस का। जब मैं बेटे, अब देखो ज़रा मैं क्या काम करने जा रहा हूँ। जब मैं अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट का लेजर अकाउंट बना रहा हूँगा, ये मेरे बिज़नेस का पहला साल है, तो मुझे यहाँ पर जो अमाउंट रिक्वायर्ड है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के तौर पर वो कैलकुलेट करना होती है ना, ताकि इंक्रीज़ डिक्रीज़ करूँ। तो चूँकि बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड मेरे पास ज़ीरो है, यहाँ पर मुझे जो अमाउंट रिक्वायर्ड है उसके लिए मैंने एक वर्किंग करना होती है। वो जो उसके लिए वर्किंग करना होती है, ये वो वर्किंग है बेटे जान, ये वो वर्किंग है, ठीक है? उस वर्किंग से मुझे पता चला कि मैंने बैड डेट्स में ये इंक्रीज़ इन डाउटफुल डेट को लेकर जाना है 5425। अब जब मैं बैड डेट्स का अकाउंट बनाऊंगा, जब बैड डेट्स एक्सपेंस का अकाउंट बनाऊंगा, तो बैड डेट्स एक तो मेरे, अब देखिएगा ये यहाँ पर मैं इसकी जर्नल एंट्री करने लगा हूँ। एक तो मैं अकाउंटिंग एंट्री करूँगा बैड डेट्स डेबिट एंड अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट, ये जर्नल एंट्री मेरी जो है 8000 से अकाउंट फॉर हो रही है बेटा। ये जो मैंने अकाउंट्स रिसीवेबल्स को राइट ऑफ किया, ठीक है, अकाउंट्स रिसीवेबल्स रिटर्न ऑफ, ये वो अकाउंटिंग एंट्री है। और दूसरी अकाउंटिंग एंट्री बेटे मैं वो करूँगा
जिसमें मैंने इंक्रीज़ किया अपनी प्रोविज़न को 0 से 5425, उसके लिए मैं अकाउंटिंग एंट्री कर रहा हूँ जी, बैड डेट्स डेबिट 5425 से एंड अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट 5425, ठीक है। आई एम सॉरी बेटे, आज ये मेरे कंप्यूटर का कुछ प्रोसेसर का मसला है जिसकी वजह से ये नोट पैड जो है वो ठीक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। एनीवेज, बैड डेट जो है वो अकाउंट्स रिसीवेबल की वजह से डेबिट होगा 8000 और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट की वजह से डेबिट हो रहा है 5425 और मेरे पास जो प्रॉफिट लॉस में क्लोज हो रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस 13,425 13,425 ये अमाउंट मेरी प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस के तौर पर क्लोज हो रही है। तो आपने बेटे देखा कि मैंने 3500 को कहीं डेबिट क्रेडिट नहीं किया, ये मेरा स्पेसिफिक अलाउंस है, राइट ऑफ नहीं करना अकाउंट्स रिसीवेबल को इस 3500 से। अब बेटे पूछो क्या सवाल पूछना है आपने। ठीक है सर, मुझे अब समझ आ गया। वेरी गुड बेटे, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे। सर मुझे यही नहीं समझ आ रही सर, ये जो 3500 है सर, हम इसकी कोई एंट्री क्यों नहीं करेंगे? बेटे जान, इसलिए कि ये हमारा राइट ऑफ नहीं हो रहा, ये हमारी वर्किंग है। मैं इसकी एक और एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो मैं अब एक एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ जिसका ताल्लुक़ इस सवाल से, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 से नहीं है बल्कि आपके क्वेश्चन से है जो आपने इस वक्त रेज़ किया है, ठीक है। इसलिए मैं इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो ब्लैक इंक में नहीं करता आपको। यार आई एम सॉरी, नोट पैड आज मेरा बड़ा तंग कर रहा है, आई एम रियली सॉरी। एनीवेज, पढ़ने से ही नहीं हो रहा। हाँ अच्छा, देखो बेटे, आप जो बात कर रहे हैं, सपोजली मेरे पास ये अकाउंट्स रिसीवेबल बना हुआ है, ये मेरे पास अकाउंट्स रिसीवेबल का बैलेंस है, कैरी फॉरवर्ड 42,000, यही था ना हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल का बैलेंस। जी सर। हमें इसके बारे में वो ये कहता है कि आप 42,000 पर डायरेक्टली 5% की प्रोविज़न क्रिएट करें। तो हमारी प्रोविज़न क्या होगी 5% इस पे? 2100 की बेटा, एम आई राइट? ऐसी सिचुएशन में हम इस 2100 की कोई अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे डायरेक्टली अकाउंट्स रिसीवेबल के अंदर? नहीं, बल्कि हम क्या कहेंगे, हम अकाउंट्स रिसीवेबल में करने के बजाय हम अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट में, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स में हम इसको कैरी फॉरवर्ड बनाएंगे 2100 को, ठीक है। ये वो बात है जो कि आसानी से समझ आ जाने वाली बात है। और जो हमारे पास बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड था अलाउंसेस का 0, हम देखेंगे कि कितनी इंक्रीज़ इन प्रोविज़न हो रही है, ठीक है। अब इस पॉइंट को समझने के बाद आप मुझे बताएं
कि ये जो 3500 आपका ऐड हो रहा है कैरी फॉरवर्ड बैलेंस ऑफ प्रोविजन को कैलकुलेट करने के लिए, तो वो जस्ट एक कैलकुलेशन के ऊपर वो आपको गाइड कर रहा है कि जी 3500 आपका स्पेसिफिक प्रोविज़न है। यहाँ पर इस केस में जो मैंने आपसे बात की, इधर हमारी कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। इस केस में हमारी सारी की सारी जो है वो जनरल प्रोविज़न है। गॉट द पॉइंट बेटे? यस सर। अभी भी कोई कन्फ्यूजन किसी बच्चे को है तो वो पूछे। देखो बेटे, ये जो इस क्वेश्चन का हिस्सा था, अगेन मैं बात करूँगा, ये मैंने बात सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए की। उस क्वेश्चन का जो हिस्सा था वहाँ पर हम कैरी फॉरवर्ड 5425 को जो लेकर आए वो हमने कैसे वर्कआउट किया था। उसमें हमने एक स्पेसिफिक प्रोविज़न 3500 को और यानी कि 3500 को 100% ले लिया था और बाकी के बैलेंस का 5% लिया था, तब जाके ये हमारे पास 5425 का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस आया था। जबकि इस केस में वो अगर कहता है कि कैरी फॉरवर्ड बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल का डायरेक्टली 5% कैलकुलेट करें, तो हम डायरेक्टली 5% कैलकुलेट करके उसको जो है वो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस बना देंगे। तो इसका मतलब है कि ये तो सिंपल आपको एक गाइडेंस है हाउ टू कैलकुलेट द कैरी फॉरवर्ड बैलेंस ऑफ अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट। ये है बेटे फैसल आपके सवाल का जवाब। एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज बेटा? थैंक यू सर, सर क्लियर है। एक्सलेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके, अब अगले ईयर में हम आते हैं। नेक्स्ट ईयर इज ड्यूरिंग हिज सेकेंड ईयर ऑफ ट्रेडिंग he made sales on credit of 300,000 and received cash of rupees 280,000 including 4,000 from Ludmila। ठीक है, इस 280,000 में 4,000 जो हैं लुडमिला से उसको रिसीव हुए। अभी हम देखेंगे कि ये लुडमिला कौन है, क्या चाहते हैं, ये इससे क्या अकाउंटिंग करनी है। At 31st December 2012, he decided to write off Joseph's debt and create a specific allowance against 50% of Chokin's total debt of 6,000. He decided that his general allowance should now be 8% of remaining accounts receivable. ये लुडमिला कौन है, ये पीछे देखें आप ज़रा इसको, जो मैंने हाईलाइट किया येलो कलर से। At the end of the year, he decided to write off Ludmila's debt of 8,000. तो हमें वो बैड डेट रिकवर हो रहा है, ठीक है, जो हमने पिछले साल बैड कर दिया था वो बैड डेट रिकवर हो रहा है। हमने गलती क्या की कि हमने वो भी बैड डेट जो है वो 280 में शामिल कर दिया। तो अब ज़रा फौरी तौर पे मैं इस वक्त अपने नोट पैड को यूज़ नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को चाहूँगा कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें फौरी तौर पर। हमारे पास पिछले साल का जो अकाउंट्स रिसीवेबल का बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहा है वो मैं आपको बताता चला जाता हूँ, या कोई बच्चा मुझे बताए वो क्या है। 42,000। शाबाश। इस साल आपने सेल्स कितनी की? अब ये जो बात मैं बोल रहा हूँ बेटे, ये साथ साथ आप अपने टी अकाउंट में लिखते चले जाएंगे। अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट सब बच्चे ड्रॉ करें अपनी नोटबुक में, और सेल्स देखें आपके पास सेल्स हैं 300,000 की। अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट करें 300,000 से, और आपको जो अकाउंट्स रिसीवेबल के अगेंस्ट कैश रिसीव हो रहा है वो 280 में से 4,000 माइनस करके 276,000 को कैश रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल लिखें 276,000। साथ ही मैं कहूँगा कि आप बैड डेट्स का अकाउंट भी ड्रॉ करें। बैड डेट्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर कैश लिखें 4,000। तो आपका अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट होगा 276 से और बैड डेट्स क्रेडिट होगा 4,000 से, क्योंकि ये लुडमिला जो हैं इन्हें आपने बैड कर दिया हुआ है। पिछले साल में आपने टोटल 8,000 से अकाउंट्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया हुआ है। अब दोबारा तो 4,000 से आप लुडमिला की वजह से अकाउंट्स रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं करेंगे ना,
अब वो जो 4000 रिसीव हो रहा है, बैड डेट रिकवर हो रहा है, वो बैड डेट्स अकाउंट में उसका क्रेडिट जाएगा। एट 31 नवंबर 2012 ही डिसाइडेड टू राइट ऑफ जोसेफ्स डेट। अब वो जोसेफ का जो डेट था 3500, इसका क्रेडिट अकाउंट्स रिसीवेबल में नहीं अपीयर हुआ था लास्ट ईयर। अब इस 35 को वो कह रहा है बैड कर दें, आप बैड डेट्स को डेबिट करेंगे और आप अकाउंट्स रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। 3500 जो आपके पिछले साल स्पेसिफिक डाउटफुल थे, वो आपके बैड डेट्स अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे अकाउंट्स रिसीवेबल की वजह से 3500। अभी आप अलाउंसेस का जो टी अकाउंट बनाएंगे, अलाउंसेस के टी अकाउंट में सिंपली आप ओपनिंग बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड करें। हमारा पिछले साल में ओपनिंग बैलेंस यानी कि पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो अलाउंसेस का 5425 था, उसको क्रेडिट साइड पर लिख दीजिए 5425। ऑलराइट, अब वो उसके बाद कहता है कि ही डिसाइडेड टू राइट ऑफ जोसेफ्स डेट एंड क्रिएट अ स्पेसिफिक अलाउंस अगेंस्ट 50% ऑफ चॉकिन्स टोटल डेट ऑफ 6000। ओके, अब हमने प्रोविजन क्रिएट करनी है, तो आप अकाउंट्स रिसीवेबल का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस सबसे पहले तो मालूम कीजिए, विच इज़ 42,000 प्लस 300,000। ये आपका डेबिट साइड का टोटल आ गया 342,000। इसमें से लेस कीजिए 276,000, लेस कीजिए 3500, आपके पास 62,500 का बैलेंस आता है। अब जिस तरह मैंने एरो हेड लगाए थे उसी तरह उसके सामने एरो हेड लगाइए और आप ये देखिए कि 6000 चौकिन का जो है वो आप लिखिए और रिमेनिंग 62,500 में से 6,000 को लेस करें तो 56,500 लिखिए। अब जो 56,500 हैं ये आपके जर्नल डेटर्स हैं, ठीक है, रिमेनिंग डेटर्स। 6,000 पे आपको शक है 50% बैड होने का, लिहाजा अलाउंसेस में इसके अगेंस्ट जाएगा 3,000, ठीक है। और 56,500 पे आपको शक है 8% के बैड होने का, इस पे आप 8% की प्रोविजन क्रिएट करेंगे 56,500 पे इंटू 8%, 4,520। और टोटल प्रोविजन जो अब आपको रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है 7520। शाबाश मेरे बेटे। ये कैरी फॉरवर्ड बैलेंस बनाएं इस प्रोविजन के अकाउंट का। ये कैरी फॉरवर्ड बैलेंस बना 7,520। और देखें इंक्रीज़ इन प्रोविज़न कितनी आ रही है 5425, इंक्रीज़ इन प्रोविज़न आ रही है 2095। इस 2095 को आप सिंपली अपने बैड डेट्स अकाउंट में अकाउंट फॉर करेंगे डेबिट साइड पे 2095 कमिंग फ्रॉम द अलाउंसेस अकाउंट। और अब आप देखिए कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस में क्या इम्पैक्ट आएगा। आपके बैड डेट्स की डेबिट साइड में 3500 है और 2095 है। आपके बैड डेट्स की डेबिट साइड पर है 5595 और उसमें से बैड डेट्स रिकवर्ड जब आप लेस करेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में आपके पास 1595 की अमाउंट आती है। जी मेरे बच्चे, ये मैंने साथ साथ इसको अलग से वर्कआउट किया, ये आप देख सकते हैं इसकी वर्किंग। आई एम वंस अगेन सॉरी दैट आई कुड नॉट मैनेज टू राइट इट ऑन द बोर्ड। तो आप ये अगर आप लोगों को मैं शो कर सकता हूँ जी, आपको नज़र आ रही है इस वक्त? ये जी सर वर्किंग आ रही है, वर्किंग नज़र आ रही है, ठीक है।
तो ये इस तरह की वर्किंग आपने भी की है। ओके एवरीवन, यस सर। किसी बच्चे को अगर कोई पॉइंट पूछना है तो पूछ सकते हैं बेटे। ये वर्किंग मैंने आपको शो कर दी। आप लोग अगर कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप मुझसे इस पे डिस्कस कर सकते हैं। आई डोंट नो कि आपको ये रिवर्स स्क्रीन नज़र आ रही है या ठीक नज़र आ रही है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ये महबूब भाई कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ओके ओके सर जी। ओके चलो ठीक है। ओके शाबाश सवेरा बेटे माशाल्लाह। अच्छा देखो, मैं रियली उन बच्चों से बहुत खुश हूँ, मेरी दिल से दुआएं हैं उन बच्चों के लिए जो अटेंटिव होकर लेक्चर अटेंड करते हैं। यकीन कीजिए मैं आप लोगों को जिनको समझ आ रही है क्यों उनको दुआएं देता हूँ इतनी, उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि आप लोगों की अटेंशन की वजह से आप अपना बहुत कीमती टाइम सेव कर रहे हैं। जो बच्चे अटेंटिव नहीं होते क्लास के अंदर, इतना स्ट्रगल करते हैं वो कि उनको एग्ज़ामिनेशन एक मरतबा क्या 2-2, 3-3, 5-5 मरतबा एग्ज़ाम अपीयर करने के बाद भी समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है उनके साथ। उनके साथ सिर्फ इतना सा हो रहा होता है कि लेक्चर को अटेंटिवली अटेंड नहीं कर रहे होते, सिर्फ ये हो रहा होता है उनके साथ। तो प्लीज़ ख़ास तौर पे वो बच्चे जो कहते हैं समझ नहीं आ रही, सबसे पहले तो अपने अंदर शर्मिंदगी महसूस करें और उसके बाद प्लीज़ मुझे सवाल करने में कोई शर्म ना करें। अपने अंदर ज़रूर शर्मिंदगी महसूस करें। आपने देखा अभी लास्ट क्वेश्चन मैंने 100% इसी क्वेश्चन में 100% ये डिस्कस करने के बाद इसका फर्स्ट ईयर जब मैं चाह रहा था कि मैं आगे बढ़ूं, तो मैं ख्याल खदीजा बेटे ने कहा था कि सर मुझे नहीं समझ आया समझा दें। मैंने खदीजा को कोई झिड़की दी? कोई झिड़की नहीं दी। मैंने सारा उसी पेशेंस के साथ आपको बेटे समझाया। जिसको नहीं समझ आ रही, सब बच्चे मेरे लिए जितनी खदीजा मोहतरम है प्यारी है, उतने ही सारे मेरे बेटे बेटियां मुझे प्यारे हैं। आप लोग तवज्जो से पढ़ो। आप देखो क्लास में मैं नाम लेके कहूँगा, अगर किसी का नाम रह जाए तो मैं माज़रत चाहता हूँ। ये क्लास में सवेरा बहुत अटेंटिव होती हैं, हादी बहुत अटेंटिव होता है, ठीक है, मियाँ फैसल बहुत अटेंटिव होता है, फैसल साकिब, ये फैसल रज़ा, अब मैं दूसरा फैसल जो बोला है, ठीक है। अगर किसी का नाम लेना रह गया तो आई एम सॉरी। एक दो और बेटियां भी मैंने देखा वो बड़ी अटेंटिव होती हैं। हसीबा माशाल्लाह बहुत अटेंटिव है। अच्छा, आई एम हैप्पी विद महानूर जाहिद एज़ वेल। इसने लेट ज्वाइन किया है लेकिन महानूर जाहिद ने, रवैम के भी कुछ थोड़े से इश्यूज़ आ गए थे। एहसन जट बड़ा अटेंटिवली क्लास अटेंड कर रहा होता है। तो देखो क्लास में आप लोगों की अटेंशंस जो हैं वो, राबेल माशाल्लाह इसने बड़ा अपने आप को इम्प्रूव किया। राना अब्दुल्ला कभी कभी सो रहा होता है, लेकिन राना अब्दुल्ला से मेरी नाराज़गी है कि इतने अच्छे जहन का बच्चा है ये कि ज़रा सी तवज्जो इसको बेशुमार जो है वो अच्छा नॉलेज दे सकती है, टाइम सेव कर सकती है। सिर्फ इसकी तवज्जो बाज़ औक़ात पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो बेटे अपने आप को अटेंटिव रखा करो ड्यूरिंग द लेक्चर। आपकी ज़रा सी अटेंशन जो है आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। दिस इज़ व्हाट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आपके कई साल बचा सकती है। जो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको उस डिप्रेशन से बचा सकती है। सिर्फ ये लेक्चर्स को अटेंटिवली अटेंड करना है आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आपको अकाउंटिंग के लेक्चर्स ही अटेंटिवली अटेंड करने हैं, आपने सारे एग्जाम्स पास करने हैं। वट एवर द टीचर इज़ डिलीवरिंग उसको अटेंटिवली आप अटेंड करें। और उसके बाद जो समझ नहीं आ रही, हर टीचर माँ बाप की तरह आपको बहुत प्यार करता है। उससे आप उसी तरह से पूछें कि सर प्लीज़ इसको रिपीट कर दें, वो रिपीट करेगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। हाँ, फैसल रज़ा कहता है और फिर दुख है ज़माने में अकाउंटिंग के सिवा। नहीं मेरा पुत्र, फ़िलहाल तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना ही आपका सबसे बड़ा दुख होना चाहिए, ठीक है। तो अल्लाह ताला बेटे आपको कामयाब करे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, जो अब आपके अगले पार्ट में शायद ये क्वेश्चन तो पूरा हो गया ना आपका। यस, ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया।
तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन 7 आपने मुझे कहा था कि जी आप लोगों को, जी बेटे एंड से रहती है सर ये, क्योंकि मुझे लगता है वो अब आप खुद देख लीजिएगा जो भी इसकी रहती है। फ़िलहाल मैं ये क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा देख रहा था, अगर 2-4 मिनट में मैं इसको आप लोगों को हल्का सा गाइड कर दूं तो आप क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस को करना शुरू करें। कहता है फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑटोमैन एंटरप्राइजेज। 17 का और 16 का, पिछले साल का बैलेंस 558,800 है, इस साल का क्लोजिंग बैलेंस 612,500 है, जिसको एस्टेरिक किया हुआ है और एस्टेरिक करके वो कह रहा है कि आफ्टर राइटिंग ऑफ रिसीवेबल ऑफ 32,000 ड्यूरिंग 2017 के राइट ऑफ कर चुके हैं हम बैड डेट्स इसमें से 32,000 के, ठीक है। तो बैड डेट्स के अकाउंट में डेबिट नज़र आएगा 32,000 का, लेकिन डेटर्स आपका कैरी फॉरवर्ड 618,500 ही नज़र आएगा, जिसमें कि 32,000 ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स नीड टू बी मेड एट 31 December 17। Cash 17,850 was received from MGM traders whose balance had been written off in 16. The amount received was credited to suspense account. बेटे आप लोगों को ये सस्पेंस अकाउंट जो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला हमारा होगा, शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर हम जिसमें कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे, उसमें एक सस्पेंस अकाउंट का तारुफ मैं आपको करवाऊँगा। आप फ़िलहाल ये समझें कि अगर सेकंड इफ़ेक्ट आपका कहीं और डेबिट या क्रेडिट नहीं हो रहा तो आप सस्पेंस अकाउंट को उसका डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे। ये फ़िलहाल के लिए मैंने आपको बताया, जब तक कि मैं आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर नहीं पढ़ा देता। तो कह रहा है कि 17,850 जो कि MGM को से आपने रिसीव किया था जो कि बैड था, वो आपने कैश अकाउंट को डेबिट करके सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया है। अब आप सिर्फ ये देखें कि किसको क्रेडिट होना चाहिए था, बैड डेट्स को क्रेडिट होना चाहिए था। तो आप बैड डेट्स को क्रेडिट कर दें, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दें। सिंपल सी ये बात है कि सस्पेंस अकाउंट को गलत क्रेडिट किया आपने, इसको अब आप डेबिट कर देंगे। लेकिन हमें सस्पेंस अकाउंट बनाना नहीं रिक्वायर्ड, इसके अंदर हमें प्रोविजन और बैड डेट्स का अकाउंट बनाना है, तो इसलिए सस्पेंस के डेबिट या क्रेडिट पे आप कंफ्यूज नहीं हो। आप सिंपली देखें कि यू आर सपोज टू क्रेडिट द बैड डेट्स अकाउंट, तो आप बैड डेट्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 17,850 से। Receivable from Noor Merchant 31,800 which had been specifically provided for in full in 2016 is to be written off. 31,800 जो स्पेसिफिकली प्रोवाइड फॉर किया था उसको इंक्रीज डिक्रीज में देख लेंगे, उसके ऊपर बॉदर नहीं करना, प्रोविजन को बिल्कुल भी टच नहीं करना आपने। सिंपली टू बी रिटर्न ऑफ की बात कर रहा है, इसको बैड डेट्स एक्सपेंस को डेबिट करके अकाउंट्स रिसीवेबल को आप क्रेडिट कर देंगे फर्दर, क्योंकि इसके अंदर ये वाले शामिल नहीं हैं, ये ऑलरेडी रिटर्न ऑफ थे और ये टू बी रिटर्न ऑफ है। तो 31,800 जो है बैड डेट्स को डेबिट करके अकाउंट्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद कहता है कि स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ 75% इज टू बी मेड अगेंस्ट अ बैलेंस ऑफ QT बेकर अमाउंटिंग 24,200। अब जैसा मैंने तरीका आपको बताया कि आप कैरी फॉरवर्ड बैलेंस जो होगा उसको 2 ब्रांचेस बना लेंगे, उसकी एक ब्रांच पे आप 24,200 लिखेंगे और उसका आप 75% कैलकुलेट करेंगे। बाकी का जो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस बच जाएगा उसकी आप जनरल प्रोविजन ले लेंगे 4%। तो बेटे ये क्वेश्चन अब आपके लिए इजी है। हाँ, आज के लेक्चर से पहले ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था और कुछ सस्पेंस अकाउंट की बात की वजह से ये अकाउंट आपके लिए थोड़ा सा बनाना डिफ़िकल्ट था, लेकिन अब सिंस मैं आपको बता चुका हूँ, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी ईजीली इंशाल्लाह।